वेलकम टू वेरी न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा। रियल एस्टेट सेक्टर में किसी प्रोजेक्ट का इंसॉल्वेंसी में जाना किसी अनहोनी से कम नहीं होता। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर की रिवाइवल और होम बायर्स के हेल्प के लिए आया था, लेकिन ओवर द पीरियड ये होम बायर्स के गले की फांस और बिल्डर्स के मजे का जरिया बन गया। खैर, देर सवेरे से ही हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर खट्टर के तीखे तेवर और सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारी सलाह और लताड़ के बाद ये समझ में आ रहा है कि जल्दी आईबीसी कोड 2016 में बदलाव होने वाला है, शायद इसी विंटर सेशन में। आखिर कौन से हैं वो पॉइंट्स जिससे ये लग रहा है कि एनसीएलटी या आईबीसी कोड में बदलाव होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट होम बायर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए जो अभी तक दबी जुबान में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाइडको द्वारा सितंबर 2025 में आयोजित एक इवेंट में हाउसिंग मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा एक्ट जिस उद्देश्य लाया गया था वो तो अपना काम देर से बेर कर रहा है, लेकिन एनसीएलटी में जाने के बाद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकार में हो जाता है। ये स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब होम बायर्स का बहुत बड़ा तबका लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी खाली हाथ है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चलेगा और वहां से सिर्फ उन्हें डेट्स पे डेट्स मिल रही हैं, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए होम बायर्स इस एक्ट में कमी और सरकार को भी दोष देते हैं। इसके लिए साफ है कि सरकार को आईबीसी कोड 2016 में कमियां पता चल गई हैं, लूपहोल पता चल गए हैं और डेफिनेटली इनके मरम्मत की तैयारी की जा रही है, तभी इतना अच्छा स्टेटमेंट आया है हाउसिंग मिनिस्टर द्वारा। इंसॉल्वेंसी झेल रहे प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जाता है, इंसॉल्वेंसी झेल रहा होता है, उस केस में मोरेटोरियम जो है पूरी कंपनी पर लागू हो जाता है और उस कंपनी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, यानी उन पर काम रुक जाता है, चाहे वो जिस स्टेज पर भी हो। इस समस्या को केवल उसी प्रोजेक्ट तक सीमित रखने के लिए एनसीएलटी द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट तक रहे, और इस मामले में उमंग रियलटेक का नाम लेना जरूरी है, जहां पे सिर्फ प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी का रास्ता अपनाया गया, जिससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरा कराने पर ध्यान दिया जाए। यह तरीका आगे चल के नवीन रह जाए और कैलाशनाथ एसोसिएट्स पर भी अपनाया गया और नतीजे काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एक अलग एंटिटी, इकोनॉमिक एंटिटी माना गया और उस कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स को अलग माना गया, जिससे कि सिर्फ एनसीएलटी वाले प्रोजेक्ट पे कार्रवाई चले और बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो एज इट इज चलते रहे, उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। रियल एस्टेट सेक्टर में पहली बार उमंग रियल्टेक के केस में रिवर्स इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी तय किया गया, जो सफल रहा, जो आगे जाकर लग्जरी होम्स में भी कारगर साबित रहा, और ये दोनों प्रोजेक्ट आज के डेट में पूरे हो चुके हैं। तो ये जो एफर्ट है रिवर्स इंसॉल्वेंसी वाला, ये एनसीएलटी से अपनाया गया, जो कि काफी कारगर रहा है। इससे कंपनी के बाकी लिस्टेड प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपने तरीके से चलते रहे और जो कार्रवाई थी वो एक प्रोजेक्ट या उसके कुछ टावर्स तक सीमित रही। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है, क्या सलाह दी है और कैसी झाड़ लगाई है। साथ में आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ है जो अभी तक रियल स्टेटमेंट नहीं कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दी है। आते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट पर। 12 सितंबर 2025 को एक एनसीएलटी के मैटर की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कह दिया कि सालों की सेविंग छोपने के बाद भी घर किराएदार को घर न मिलना और उसका ईएमआई पे करते रहना किसी क्रूरता से कम नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत घर को एक फंडामेंटल राइट माना गया है, लेकिन इतना सब कुछ झेलने वाले होम बायर्स जब वो ईएमआई और रेंट साथ साथ पे कर रहे हैं, तो ये उनके जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पर भी निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उनकी डिग्निटी यानी सम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है, और कहीं ना कहीं उनके साथ ये किसी क्रूरता से कम नहीं है जब वो सब कुछ गवर्नमेंट के सारे टर्म्स कंडीशन पूरे कर रहे हैं, फिर भी उनके हाथ खाली हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सलाह दी सरकार को कि क्यों ना स्वामी फंड के तरह एनसीएलटी में फंसे प्रोजेक्ट के लिए भी स्पेशल फंड बनाया जाए। उसके लिए उसने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एनएआरसीएल के तर्ज पे एक अलग कंपनी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या फिर एक अलग कंप्लीटली एंटिटी बना के फंड डालने की सलाह दी, जिससे कि जो एनसीएलटी में फंसे प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट जो वायबल है, जिनको पूरा किया जा सकता है, उनके लिए ब्रिज फंडिंग दिलाने की व्यवस्था की जाए और ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा कराया जाए, जिससे कि लोगों को घर मिल सके, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी दिलाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सब चीज़ें आईबीसी 2016 के कोड के अंतर्गत की जानी चाहिए, यानी कि आईबीसी 2016 में बदलाव की जो बयार है वो चालू हो चुकी है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट पर जो होम बायर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्लेम फाइल करते समय जो बायर्स के एग्रीमेंट उनको ध्यान से स्क्रूटनी करनी चाहिए, उनकी जांच परख की जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी के टाइम पे ऐसे बायर्स को अलग करना जरूरी है जो कि एश्योर्ड रिटर्न,
बाय बैक, फिक्स्ड रिटर्न या गारंटी रिटर्न वाले होते हैं। ये बायर्स कम स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर यानी कि सट्टेबाज निवेशक सट्टेबाज टाइप के होते हैं और इनकी मंशा केवल रिटर्न लेने की होती है, ना कि प्रोजेक्ट पूरा होने की। और ऐसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा इंसॉल्वेंसी में घसीटे जाते हैं और इनके कारण जो रियल बायर्स होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी यूनिट चाहिए होती है, उन्हें अपना बिजनेस करना होता है, उन्हें अपना घर चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि जो रियल बायर है वो फंस जाते हैं ऐसे जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं उनके कारण। और अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो जो सफरर होते हैं यानी जो झेल रहे होते हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होती है, यानी वो रियल बायर्स की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रिवाइवल के लिए रेरा को प्राथमिकता दी है, प्राइमरी जो है वो माना है सॉल्यूशन के लिए, प्राइमरी विंडो माना है, और आईबीसी को सबसे लास्ट ऑप्शन। ये हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी में फंसे प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कोई स्पेशल फंड बने, स्वामी फंड के तहत उन्हें भी ब्रिज फंडिंग दिलाई जाए और कहीं ना कहीं ये सब कुछ आईबीसी कोड 2016 के अंतर्गत किया जाए, जहाँ पे प्रोफेशनल बैठते हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा हो सकते हैं। हो ये भी सकता है कि जो इस टाइप के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं जिनकी स्क्रूटनी की यानी है उनके लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया भी बनाया जाए, लेकिन इनके लिए क्या अरेंजमेंट होगा और इनको कैसे रोका जाएगा प्रोजेक्ट को इंसॉल्वेंसी से बचाने के लिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।